देखो बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप हमने कल पढ़ा था उससे आगे इसका दूसरा केस पढ़ते हैं। और कल बेटा हमने जो केस पढ़ा था वो पढ़ा था नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा था और वो केस हमने पढ़ा था नॉर्मल एडजस्टमेंट। और इसका मतलब था बेटा कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था वो आया था बेटा एफ नोट बटा एफ ई माइनस के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ से पढ़ा था। और कब पढ़ा था ये फॉर्मूला? जब हमने टेलीस्कोप पढ़ा था, और टेलीस्कोप हमने पढ़ा था नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस भी बेटा हमने पढ़ी थी, और वो पढ़ी थी एफ एल इज इक्वल्स टू एफ नोट प्लस का F। ये वैल्यू आपके पास हमने पढ़ी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसके अंदर है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही पढ़ेंगे। एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेकिन केस होगा व्हेन इमेज एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज। आज हम बात करेंगे बेटा, माइक ऑफ रखे, सभी बच्चे माइक ऑफ रखे हैं। आपके पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप when image at least distance of distinct image, when image at least distance of distinct image। आज हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप का ही यूज करते हुए कि अगर आपने जो इमेज है बेटा वो लिस्ट डिस्टेंस पे बने। तो हमने कल एक बात पढ़ी थी कि जो टेलीस्कोप होता है उसका यूज किया जाता है हेवनली बॉडीज की डिस्टिंक्ट इमेज बनाने के लिए। ठीक है, हेवनली बॉडीज की और डिस्टिंक्ट इमेज बनाने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो आपके पास क्या होता है बेटा? वो आपके पास होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी हमने दो लेंस यूज किए हैं। एक आपके पास यूज किया है वो बेटा आपके पास कॉन्वेक्स ना ऑब्जेक्टिव लेंस, आपके पास आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिव जो लेंस है बेटा उसकी जो फोकल लेंथ और अपर्चर है वो लार्ज होगी, और आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? स्मॉल होगी। यही बात हमने पढ़ी थी। आज हम इसको दूसरे केस के लिए पढ़ रहे हैं, और ये लास्ट टॉपिक है आपके पास। देखो क्या है, ये हो गया। दूसरा बेटा हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये ले लिया, ये इनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे हमने कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। अब मेरी बात सुने ध्यान से। कल मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि जिससे भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की इमेज बनाई जाती है तो वहां पे ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं होता। रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे और इन्फिनिटी से आएंगे। तो पहला केस अगर हम बनाते हैं बेटा यहाँ से, तो अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आती है? अगर ये रे है अपने पास बेटा तो ऐसे बैंड हो जाएगी। दूसरी रे बेटा आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल जाएगी। तीसरी रे बेटा हमारे से मान लें, और ये बैंड होके यहाँ मिल जाएगी। तीनों रे, और ये इन्फिनिटी से आपके पास रे आएंगी, क्योंकि आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की क्या बना रहे हो? इमेज। तो आप ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं कर सकते, और बेटा जब आप ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं कर सकते तो रे आपके पास इसी फॉर्म में आएंगे। यहाँ आपके पास इमेज आएगी, वो आएगी ए डैश
अब कोई भी बच्चा मेरे को बताए कि ये रे हमेशा पैरेलल इन्फिनिटी से आ रही है, तो 100% बताओ ये इमेज कहाँ बनेगी बेटा? बोलो बेटा कहाँ बनेगी? शाबाश। तो इसका मतलब इसको मैं थोड़ी देर के लिए एफ नोट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एफ नोट। और ये बेटा मैंने आपको कल बताया था, ये आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये बेटा आपके पास क्या होता है? आई लेंस। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस या आई लेंस। अब ये इमेज आपके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि ये कहाँ बननी चाहिए? लिस्ट डिस्टेंस। कहाँ बननी चाहिए? लिस्ट डिस्टेंस। और मैग्नीफाइड कैसी बननी चाहिए? मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब आप बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस एक ही कंडीशन में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के क्या हो? तो 100% ये मैं थोड़ी देर के लिए C2 लिखूं, और इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट को C1 लिखूं, तो 100% आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये आई लेंस की फोकल लेंथ ले लें, तब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो गया कि नहीं हो गया? देखो एफ नोट, ए डैश बी डैश इन दोनों के बीच में हो गया। और जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड। बोलो बेटा ये केस समझ में आया? तो आप एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर अपने पास ये रे आई, यही रे ऐसे आई, ऐसे बैंड होगी, अगली रे आई ऐसे बैंड होगी, लेकिन आप खुद कह रहे हो कि ये लिस्ट डिस्टेंस पे बनानी है। तो अगर बेटा मैं लिस्ट डिस्टेंस पे बनाऊंगा आपके सामने, तो ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगी, ऐसे। ये भी रे ऐसे, और ये इमेज यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन गई, और यहाँ आपके पास इमेज बन गई, ये इमेज ये बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश। ये जो इमेज बनेगी बेटा, ये कैसी इमेज बनेगी? ए डबल डैश और बी डबल डैश। कर लोगे? पिछली बार इससे लास्ट वाले केस में क्या किया था? हमने ऑब्जेक्ट को इसी पॉइंट पे रख लिया, एफ ई के ऊपर, तो इमेज बन गई थी इन्फिनिटी पे। क्या बन गई थी? इन्फिनिटी, क्योंकि इसके फोकस के ऊपर ऐसे एडजस्ट किया था इस लेंस को। और इस लेंस को एडजस्ट किया जाता है, वो एक अरेंजमेंट होती है, उसको बोलते हैं ओपिनियन अरेंजमेंट। OPOINIAN, ओपिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, उस अरेंजमेंट से हम लेंस को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि हमें जैसी इमेज बनानी उसी हिसाब से इसको सेट कर सके। तो अब हमें लिस्ट डिस्टेंस पे बनानी थी। लिस्ट डिस्टेंस मतलब बेटा हमें इमेज यहां बनानी थी, डी डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनानी थी। तो जो ये इमेज आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करती, तो इसका मतलब ये सी और एफ के बीच में होनी थी, तभी कर सकती थी, अदरवाइज तो ये कर ही नहीं सकती थी। तो इसका मतलब ये इनके बीच में होगी, तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। अब इधर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो डॉट डॉट करके हम इधर लेके आएंगे, और यहाँ ये इमेज बनेगी। अब हमने एक चीज पढ़ रखी है, एम। और एम बेटा क्या पढ़ रखा है? बीटा बटा अल्फा। ठीक है, एम क्या पढ़ रखा है? बीटा बटा अल्फा। किसके द्वारा एंगल है? फाइनल इमेज के द्वारा। और अल्फा किसके द्वारा एंगल है? ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो देखें, ये फाइनल इमेज, ये है फाइनल इमेज, इसके द्वारा एंगल बेटा ये लिखो क्या? बीटा। बोलो क्या बन गया? अब मैंने कल आपको बताया था कि हम टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट को नहीं उठा सकते, तो ये जो एंगल रहेगा बेटा कल, ये एंगल, बोलो इसको क्या मानना था हमने? बोलो क्या मानना था इस एंगल को हमने? बोलो बेटा समझ में आ गया? यहां तक के डायग्राम में किसी बच्चे को डाउट है बेटा? यहां तक के डायग्राम में किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटा। अब लेकिन हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो क्या हुआ? रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाई
final image to angle subtended at I by object, but when image at least distance and object at, यही केस है। ऑब्जेक्ट रियल में कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी, और इमेज कहाँ बनी बेटा, लेस डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या बन गया, m इज इक्वल टू बीटा बटा अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या कहलाया कि रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई, आंख के ऊपर बनने वाला एंगल, बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, इमेज तो कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट कहाँ बने, तो हमें इसको ऐसे सेट किया कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी, वो इमेज आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करे, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करे, तो आसानी से यहाँ पे ये इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, और ये एंगल बन गया बेटा बीटा, और ये एंगल बन गया आपके पास अल्फा, और ये आपके पास बन गई मैग्निफिकेशन की, ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर की। बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता। नहीं है सर। कर लोगे, देखो यहां तक सभी बच्चों ने उतार लिया। यस सर। रुको सर। कोई बात नहीं बेटा, लिख ले आराम से। उतार लिया सर। ओके बेटा, नेक्स्ट गेम में हम इसके डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। थैंक यू बेटा कार्तिक। इसके डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं, और इसका डेरिवेशन बेटा क्या कहता है, m को लिख सकता हूं टेंजेंट ऑफ बीटा, ये फॉर्म हम यहां से बना सकते हैं। तो अगर मैं यहां से बनाऊं तो सबसे पहले कंडीशन आपके पास हम निकालें, और क्या वैल्यू आपके पास निकल के आई देखो। अगर मैं टेंजेंट ऑफ बीटा निकालूं, टेंजेंट ऑफ बीटा, तो यहाँ आप यहीं से निकालो टेंजेंट ऑफ बीटा, देखो ए डैश बी डैश सी टू बी डैश, टेंजेंट ऑफ बीटा मैंने यहीं से निकाले बेटा, ए डैश बी डैश सी टू, यही एंगल था, ठीक है। तो यहां से निकाला ए डैश बी डैश बटा सी टू बी डैश। ऐसे ही बेटा अगर मैं टेंजेंट ऑफ क्या निकालूं, अल्फा, तो बोलो क्या निकल के आ जाएगा, ए डैश बी डैश बटा सी वन बी डैश, ए डैश बी डैश बटा सी वन बी डैश। बेटा जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले, जिसका माइक ऑन है बेटा वो ऑफ कर ले। ये वैल्यू आपके पास आई टेंजेंट ऑफ बीटा और टेंजेंट ऑफ अल्फा। पहले निकाला टेंजेंट ऑफ बीटा, तो ए डैश बी डैश बटा सी टू बी डैश, ये वैल्यू निकाली सी टू बी डैश। इसके बाद ए डैश बी डैश बटा सी वन बी डैश, ये वाली वैल्यू आपने निकाली सी वन बी डैश। डिवाइड कर दो एम, टेंजेंट ऑफ बीटा ए डैश बी डैश बटा सी टू बी डैश सी वन बी डैश बटा ए डैश, ए डैश बी डैश से कैंसिल हो गया, टर्म बच गई आपके पास बेटा सी वन बी डैश बटा सी टू बी डैश, ये वैल्यू आपके पास बच गई, सी वन बी डैश बराबर बटा सी टू बी डैश। सी वन बी डैश की बात करता हूँ, सी वन और बी डैश, बोलो बेटा क्या है रियल में, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। शाबाश, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस या इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस।
सही है। इसके बाद यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस वो बेटा यू ही होगी कि नहीं होगी। आई लेंस के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, बोलो क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो यहां से यहां तक तो यू ही हो गया, और यहां से और यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना सॉरी इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ क्या हो गया, एफ। तो C1b' को लिख दिया बेटा मैंने F0 डिवाइडेड बाई C2b'। C2b' मैंने बता दिया क्या है, यूई, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का क्या लिख लिया, यूई। आई लेंस के लिए हमने क्या लिखा इसको, यूई। ठीक है, तो एम की जो वैल्यू निकाली वो क्या निकल के आई, F0 बटा माइनस का यूई। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा? सिर्फ हमने tan बीटा निकाला है, टेंजेंट ऑफ अल्फा निकाला है, और दोनों को डिवाइड किया है, और ये वैल्यू बेटा अपने पास निकल। यहाँ तक का एक बार सभी बच्चे उतार, 2 मिनट का टाइम बेटा, सभी बच्चे एक बार यहाँ तक उतार। थैंक यू बेटा गौरव, +2 रेडियंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा। उतार लिया सर। ओके बेटा, देखो जैसे ही हमने ये वैल्यू उतारी बेटा, निकाली यहाँ से, इससे आगे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो m इज इक्वल टू, थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू, -F0 बटा यूई। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास निकल के आई है यहाँ से। अब आप एक बात देखना कि अपने पास हम यूई को बदल लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, रिजल्ट तो अपना ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा चेंजमेंट कर लें कि वी नो दैट 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, और आई लेंस की बात करें तो सबके साथ यू ही लगा दो, ई लगा दो, तो ये सारी चीज बन गई आई लेंस के लिए, ये सारी चीज बन गई अपने पास आई लेंस के लिए। अब आप देखना कि VE इमेज डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, तो VE की जगह लेफ्ट हैंड साइड के लिए -d, तो क्या करोगे, आई लेंस के लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का d पुट करें। ठीक है, F आप फोकल लेंथ पता है, तो फोकल लेंथ आप सभी को पता है प्लस का Fe, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव Fe, एज इट इज आपके पास रहेगी। ठीक है, U को भी हम नेगेटिव ले लेंगे, तो क्या लिखूंगा बेटा, 1/VE मतलब 1/d, लेकिन माइनस के साथ, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, यूई की जगह माइनस यूई लिखते तो इसकी जगह प्लस बन जाएगा। 1/Fe कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी। अब बोलो 1/ui चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/Fe प्लस 1/d प्लस 1/, ये वैल्यू निकल गई 1/ui, और अगर मैं इसमें से 1/Fe पूरा कॉमन ले लेता हूँ, 1/Fe पूरा कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1, और 1/Fe इसमें से कॉमन लूंगा, इसका मतलब 1/d तो पहले ही है, और कॉमन लूंगा तो मतलब 1/Fe से भाग कर रहा हूँ, कॉमन लेने का मतलब 1/Fe से क्या कर रहा हूँ, भाग, तो 1/d ऊपर क्या चला जाएगा बेटा Fe, नीचे क्या जाएगा 1, तो वैल्यू क्या बन जाएगी Fe/d। इस सारे से 1/Fe कॉमन ले लूं तो अब यहाँ पे टर्म बोलो क्या निकल के आएगी, 1/Fe अपॉन में, तो मैंने बता दिया है कॉमन लेने का मतलब क्या है, आप डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइड कर रहे हो तो 1/Fe से आप इसको डिवाइड कर, ठीक है। अब मेन फॉर्मूले में पुट कर दो m, मेन फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो m इज इक्वल टू -F0 और 1/ui की वैल्यू, 1/ui की वैल्यू देखो 1/ui है, तो 1/ui की वैल्यू अपने पास ये रही, मल्टीप्लाई कर दो, कितनी है 1/ui की वैल्यू 1/Fe 1 प्लस Fe अपॉन में, बोलो आई कि नहीं आई,
ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ये फॉर्मूला बेटा जब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, लिस्ट डिस्टेंस पे। कहाँ बनेगी आपकी इमेज, लिस्ट डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ से फॉर्मूला जो यूज करेंगे बेटा, वो फॉर्मूला आपके लिए क्या बनेगा, एक बेटा कर लोगे। बस कुछ नहीं था, ये रिजल्ट अपने पास निकल के आ चुका था। इस रिजल्ट के बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया, 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE। ये निकालने के बाद हमने V की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, माइनस का D। F हमें पता है पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही रहती है, तो माइनस 1/D प्लस 1/UE 1/FE। 1/UE निकाला तो 1/FE प्लस 1/D हो गया। 1/UE 1/FE कॉमन ले लिया, 1 प्लस FE/D हो। इस वैल्यू को निकाल के ये आपका क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कर लोगे, एक बार सभी बच्चे यहाँ तक उतार लो। कर लोगे बेटा, यहाँ तक सभी बच्चे एक बार Yes, sir. जो मैंने आपके सामने लिख रखा है पूरी स्क्रीन पे, यहाँ तक सभी बच्चे एक बार उतार लें। फिर हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि अपने पास अगर बेटा लार्ज मैग्नीफाइंग पावर करनी है, लार्ज मैग्नीफाइंग पावर करनी है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी और बढ़ानी है। तो अगर मैग्नीफाइंग पावर बेटा और बढ़ानी है, तो इसका मतलब एफ नोट को बढ़ा दो तो भी बढ़ जाएगी, अगर एफ ई को घटा दो तो भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एफ नोट मस्ट बी लार्ज, एफ नोट मस्ट बी लार्ज, और एफ ई आपके पास मस्ट बी स्मॉल, मस्ट बी स्मॉल। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका मतलब अगर मैग्नीफाइंग पावर आपको बढ़ानी है तो एफ नोट मस्ट भी क्या होगा, लार्ज, और एफ ई मस्ट भी क्या होगा, स्मॉल। ये वैल्यू बेटा आपको यहां से निकाल कर लोगे। यहां तक सभी बच्चों ने बेटा यहां तक उतार लिया होगा। Sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और एक छोटी सी टर्म आपके पास आती है, इसी का ही पार्ट होता है। देखो नेक्स्ट आपके पास बेटा जो निकल के आता है, और वो आता है, लिख लें, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आपके पास जो निकल के आया बेटा, वो निकल के आया रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, अब तक हम जो पढ़ रहे थे बेटा वो रिफ्रैक्टिंग टाइप था। रिफ्रैक्टिंग क्योंकि इसमें हम लेंस यूज, आपके पास लेंस यूज कर रहे तो रिफ्रैक्टिंग, उसमें हम मिरर भी यूज करेंगे तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, थैंक यू बेटा हर्ष। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास आएगा, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होता है, थोड़ा सा है वो आपके पास लिखना है, बिल्कुल छोटे से स्टेप है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं इनके ऊपर। इसमें लिखें, इन सच टाइप ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस is replaced by concave parabolic mirror। इसके अंदर जहां हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते थे, वहां हम कॉनकेव पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। द इमेज फॉर्म in this type of telescope is
much brighter and high resolving power as compared to refracting type telescope. रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये आपके पास है बेटा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो बेटा, सबसे पहले आपसे कहता है कि इन सच टाइप ऑफ टेलीस्कोप, इस टाइप के टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। ऐसे टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? कॉनकेव मिरर। मतलब जहां बेटा हम ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहे थे वहां हमें कॉनकेव मिरर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कॉनकेव मिरर लगाना। देखो रियल में कैसा डायग्राम होता है वो मैं आपके सामने बना रहा हूं, फिर इसको समझेंगे ध्यान से। देखें बेटा, सेकेंडरी मिरर, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव मिरर बोला जाता है। अब एक बात ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा है, इस तरह के टेलीस्कोप के अंदर रिफ्लेक्टिंग है तो मिरर यूज होंगे। इन सच ऑफ टाइप ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह तो बेटा हम यूज करेंगे कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। इमेज फॉर्म बाय दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप, इस टाइप के टेलीस्कोप में याद रखना क्या एडवांटेज है इसका रिफ्रैक्टिंग के टाइप पे, तो पूछ ले। इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो बहुत ज्यादा ब्राइटर होगी और जिसकी हाई रिजोल्विंग पावर, मतलब जिसको हम जूम करके देखें तो ये छोटे से छोटे पार्ट को और बड़े से बड़ा करके दिखा सकता है। तो एक तो इसकी रिजोल्विंग पावर रिफ्रैक्टिंग से बहुत ज्यादा होगी और एक इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो हाईली ब्राइटर बनेगी रिफ्रैक्टिंग से। तो कैसे होगा वो एक बार ध्यान से देखें। जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट की रे हमेशा पैरेलल टू इन्फिनिटी आएंगी, तो बेटा देखो ये रे आई, ये रे आई। अब आप खुद कह रहे हो ये ऑब्जेक्टिव मिरर है और ये कैसा मिरर है? कॉनकेव। कैसा है? कॉनकेव। कॉनकेव है तो 100% इसके बाहर वाला पार्ट पेंटेड है, ये बड़ा पार्ट इसका क्या है? ठीक है, कॉनकेव ऑब्जेक्टिव मिरर है। तो ये रे टकराई, टकराने के बाद इसका काम है रिफ्लेक्ट होना, तो बेटा ये रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ आके बोलो टकराई। अब ये रे जब यहाँ आके टकराएगी बेटा तो यहाँ पे भी सेकेंडरी मिरर है और सेकेंडरी मिरर देखना बेटा इसमें कौन सा यूज कर रहे हो? कॉन्वेक्स। कौन सा यूज कर रहे हो? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स है तो बेटा इसके अंदर वाला पार्ट पेंटेड है। कैसा पार्ट पेंटेड है? अंदर वाला। तो बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो रे ऐसे आई, कॉनकेव पे टकराई, कॉनकेव पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके किसके ऊपर आई? कॉन्वेक्स पे आई। और कॉन्वेक्स का अंदर वाला पार्ट क्या है? पेंटेड, बाहर वाला रिफ्लेक्टेड। अब ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चलेगी, यहां चलेगी। दूसरी रे, अब मान लो यहां से कोई रे आई, ऐसे टकराई, इसके ऊपर टकराई और टकराने के बाद ये भी रिफ्लेक्ट करके और यहां जाके मिलेगी। ठीक है, और यहाँ आप आई पीस देख रहे हो, आंख से आप इसको देख रहे हो आई पीस। ठीक है, तो आपको यहाँ इमेज नजर आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये किस टाइप का था? रिफ्लेक्टिंग टाइप का था। तो इसके अंदर हमने मिरर यूज करने थे। तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी जगह तो हमने कैसा यूज किया? कॉनकेव। और दूसरा जो मिरर है वो उसकी जगह क्या यूज किया हमने? कॉन्वेक्स।
और ये रे डायग्राम इसके लिए बनेगा। और इस तरीके से क्यों यूज किया जाता है इस टेलीस्कोप को, क्योंकि इसकी एक तो मैग्नीफाइंग पावर, रिजोल्विंग जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, और एक ये मच ब्राइटर इमेज बनाता है। इसलिए कैसे टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, और वो टेलीस्कोप है बेटा आपके पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, और एक नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर इस टेलीस्कोप की कभी मैग्निफिकेशन भी पूछ ले, बाकी पूछी नहीं जाती है, इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है F0/Fe। ऑब्जेक्टिव आपके पास जो मिरर है और आईलेंस का जो मिरर है इनके लिए, तो ये आपके पास होता है F0/Fe, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर और फोकल लेंथ ऑफ आईलेंस मिरर। जो दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स, इसको बोला था आई मिरर। क्या बोला जाता है? आई मिरर। ठीक है, तो m बराबर F0/F। तो दूसरी फॉर्म आपके पास, इसकी मैग्निफिकेशन पूछ ले, इसका फॉर्मूला ये नहीं। ठीक है, बाकी आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको यही करना है। ठीक है, ये आपके पास था बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। प्रत्येक बच्चा इसको उतार ले और इसको समझ ले ध्यान से। उतार लिया बेटा? बस बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। माइक ऑफ कर ले बेटा, माइक ऑफ रखे, माइक ऑफ रखे बेटा। उतार लिया है तो रेज योर हैंड्स। बेटा माइक ऑफ रखे जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको माइक ऑफ रखे सभी बच्चे। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ माइक ऑफ कर ले, परमानेंट म्यूट ना करना पड़े मेरे को। देखो नेक्स्ट, सभी बच्चों ने उतार लिया होगा ये। नेक्स्ट देखिए। Yes, sir. थैंक यू बेटा। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चन देखें आपके पास। क्वेश्चन बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखें। आपसे कहें कि हमने दो चीज पढ़ी हैं, जैसे टेलीस्कोप की क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि एक टेलीस्कोप जो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे हमने पढ़ा, तो उसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा -F0/F। जब बेटा हमने लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज पढ़ी है, तो फॉर्मूला पढ़ा है F0/Fe 1 + Fe/d। एक फॉर्मूला ये पढ़ा है। और जब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ा है, तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है F0/F। तीन केस बेटा हमने यहाँ से पढ़े हैं, -F0/Fa, -F0/Fa इंटू 1 + Fe/d। इसके अंदर जो बेटा हमने L की वैल्यू पढ़ी थी, वो आपको याद हो तो F0 प्लस का क्या था? Fe। दूसरे वाले केस में बेटा हमने L की जो वैल्यू पढ़ी थी, वो F0 प्लस का UE। बोलो क्या था? F0 प्लस का UE। यही फॉर्मूले हमने टेलीस्कोप के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके सामने पहले क्वेश्चन में, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है निकल के देखें। अगर मैं कहूं एज एस्ट्रोनॉमिकल telescope has a magnifying power of 10। बेटा आपको कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है
और उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बेटा कितनी है, 10 है। फिर आपको कह दें इन नॉर्मल एडजस्टमेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड eyepiece is 22 centimeter. Calculate focal length of objective lens. Calculate focal length of objective lens. एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। आपसे कह रहा है सबसे पहले कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बेटा जिसकी मैग्नीफाइंग पावर है वो 10 है, एम की वैल्यू 10 है। क्या आप बताएंगे बेटा मेरे को क्या मैं एम की वैल्यू +10 लिखूं या -10 लिखूं? बोलो बेटा। -10। बस, क्योंकि माइनस आप देखो कि ये इमेज बनाएगा इन्वर्टेड लेकिन मैग्नीफाइड, तो आपके पास रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो रियल के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नेगेटिव। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज जरूर बनेगी लेकिन वो रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल। तो एम की वैल्यू जो यहां से आप लिखोगे बेटा वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी? -10। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आप समझ गए, जो ऊपर वाला केस है जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे है। दूसरे वाला केस मैंने फॉर्मूला लिख रखा है जब आपकी इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बनी है। ठीक है, दोनों के लिए एल की वैल्यू। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस में और आईपीस लेंस में कितने डिस्टेंस है? 22 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एल की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है? 22। एल की वैल्यू है वो गिवन है, कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, मतलब बेटा आपको यहां से क्या निकालना है? एफ नोट निकालना है। तो आप एक बात बताएं मेरे को कि आपके पास जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट की, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -f0/f, -f0/। तो m की वैल्यू -10 -f0/f, माइनस से माइनस कैंसिल, और बेटा यहां से f0/fe की वैल्यू बोलो कितनी निकल के आ गई? यहां अगर मैं बात करूं सबसे पहले f0/fe की वैल्यू निकल के आई है बेटा, वो वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई है? 10। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि f0 = 10f। f0 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी है? 10। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करते हैं तो एक बात मेरे को और पता है कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो बोलो एल कितना होता है? f0 प्लस का क्या होता है? एल बेटा मेरे पास गिवन है, बोलो कितनी है? 22। f0 बेटा आपके पास कितना है? 10fe। बोलो कितना है? 10 प्लस क्या करोगे आप? fe। बोलो 22 बराबर क्या करोगे बेटा? 11fe। और 11fe की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2। यहाँ fe की वैल्यू मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई अपने पास? 2 सेंटीमीटर। तो बोलो f0 तो निकाल ही सकते हैं, 10 गुना fe, 10 गुना 2 बराबर कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 सेंटीमीटर। बोलो कितनी आएगी? 20। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था बेटा जिसकी थैंक यू बेटा अंकित, मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी? 10। ठीक है, इसके बाद उसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा था, तो ये रियल इमेज बनी थी इसलिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। इसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ से f0, तो मैंने यहां से निकाला कि m = -f0/f। तो m की वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर -10 और -f0, माइनस से माइनस कैंसिल, और f0/fe की वैल्यू कितनी होगी? 10।
एफ नोट की अगर वैल्यू निकालूंगा 10 एफ ई, और एल की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ से, एल की वैल्यू को एफ नोट प्लस का एफ, तो एफ नोट 10 एफ ई प्लस एफ ई, और एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, ना 2 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 सेंटीमीटर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को उतार लें बेटा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार उतार लें। सर। उतार लिया सभी बच्चों ने? तो बेटा आपके सामने जो भी आज करवाया गया है उसको हमने